भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से वो जाति धर्म का चोला पहनाती है। कभी भगवान श्री राम पे, कभी कृष्ण सुदामा पे, तो कभी किसी पे, तो कभी किसी पे। बस इनका एक काम है, ये कहते हैं इतने मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन बताया सबसे ज्यादा कि मैंने किया। इस सरकार में लगातार ब्राह्मण हो, यादव हो, मुसलमान हो, सबसे पहले यादव, फिर ब्राह्मण, फिर मुसलमान, फर्जी इनकाउंटर। और मैं आपको एक नहीं ऐसे 100 इनकाउंटर गिना सकता हूँ जो हुए हैं। अब कई निर्दोष लोग इसमें फंसाए गए। कोई छात्र फांसी लगा लेता है पढ़ाई की वजह से, कोई छात्र आंदोलन कर रहा है, किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, किसी के ऊपर गैंगस्टर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई छात्रों से लेना देना नहीं। उसको इससे मतलब है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारे लोग एडजस्ट हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, और किसी भी ऐसी व्यवस्था में उनके सजाती लोग हैं और वही लोग काम कर रहे हैं। मतलब जो 2024 में जिस तरीके से नतीजे आए थे, 43 सीटों की बढ़त आप लोगों ने बनवाई थी, इस बार क्या लग रहा है, इस बार कितनी सीटों तक पहुंच पाएंगे? इस बार तो हम लोग 300 पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश से इस बार समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस का सफाया तो हो ही गया है। भारतीय जनता पार्टी का खुद ही सफाया भगवान प्रभु श्री राम कर रहे हैं। अभी तो एक पोल खुली है, अभी देखिए कितनी खुलती है और कितने लोगों की खुलती है। प्रभु श्री राम ने तो खुद आशीर्वाद स्वयं दे दिया इन लोगों को। आज के विश्वविद्यालयों की स्थिति तो बद से बदतर है एकदम। विश्वविद्यालयों में फीस इतनी ज्यादा हो गई कि एक गरीब परिवार का बच्चा नहीं पढ़ता। पहले के समय में पढ़ता था, लेकिन आज के समय में ये जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आती है। इसलिए ध्वस्त नजर आती है जब एक सरकारी विश्वविद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है तो 3,000 और 4,000 रुपए फीस देता है। लेकिन आज के समय में 30,000 रुपए फीस है। अगर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो भी ड्रेस कोड पहनता है, विश्वविद्यालय में क्यों ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? पहले के समय तो नहीं लागू, लेकिन आप लागू करके क्या साबित करना चाहते हैं? तो ये कहा जा रहा है कि समानता बेहतर होगी, इससे समानता होगी। समानता उससे नहीं होगी, समानता उससे होगी जब 1100 रुपए फीस देने वाला नौजवान भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़ के देश के लिए कुछ करने का काम करेगा तो वो समानता। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ये ना संविधान को मानती है और ना शिक्षा के उच्च स्तरों की जो प्राथमिकताएं हैं उनको नहीं मानती। ये मानती है बस अपने काम को। ये कहती है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही। आज के समय में अगर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो भी ड्रेस कोड पहनता है, विश्वविद्यालय में क्यों ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? पहले के समय तो नहीं लागू, लेकिन आप लागू करके क्या साबित करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज इस हमारे खास पॉडकास्ट में मौजूद है समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा के प्रदेश प्रवक्ता और छात्र नेता आशुतोष तिवारी जी। हम बात करेंगे उनसे राजनीति के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर और होने वाले 27 में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये जो छात्र नेता है ये खुलकर बातें करते हैं और बताते हैं सरकार की हकीकत को। तो हमारे खास मेहमान हैं, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप? पहले तो बढ़िया है, अच्छे चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। मौसम का हाल देखा है आपने? मौसम तो आज बहुत ही सुहाना मौसम है। और क्या लग रहा है 27 में? 27 में तो अब परिवर्तन आने वाला है, इसलिए मौसम भी बता रहा है कल से कि कुछ परिवर्तन नया होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आशुतोष जी, सबसे पहले तो सवाल हमारा आपसे यही है कि राजनीति में आने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या परिवार में भी कोई आपको पहले से राजनीति में रहा है, या फिर माता पिता तो चाहते हैं IAS PCS हमारा बच्चा बने? हर कोई के माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा IAS PCS, लेकिन जब आज के और कल के हालात आप देख रहे हैं तो आने वाला जब समय होगा तो आने वाला समय ठीक नहीं। तो जब हम लोग भी छात्र राजनीति करते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ इस देश और इस समाज के लिए बड़ा करना चाहिए। हर कोई IAS PCS बन के समाज का काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक व्यक्ति राजनीति करके समाज का काम और उसका उद्धार कर सकता है, तो वो एक छात्र नेता ही कर सकता है, वो किसी बड़े माँ बाप का लड़का नहीं कर सकता। तो अपनी विधानसभाओं में कैसे जाते हैं? अपने विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है आज के समय में? आज के विश्वविद्यालयों की स्थिति तो बद से बदतर है एकदम। विश्वविद्यालयों में फीस इतनी ज्यादा हो गई कि एक गरीब परिवार का बच्चा नहीं पढ़ता।
पहले के समय में पढ़ सकता था, लेकिन आज के समय में ये जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आती है। इसलिए ध्वस्त नजर आती है, जब एक सरकारी विश्वविद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है तो 3,000 और 4,000 रुपए फीस देता है। ठीक है, आज के समय में 30,000 रुपए फीस है। हॉस्टल्स की फीस 30,000 रुपए है। तो ऐसे में आम गरीब जो बच्चा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके माता पिता के लिए बहुत कठिन हो जाता है। वो अपने घर गांव से जब आता है तो चावल बेच के आता है, गेहूं बेच के आता है, तो कहाँ सरवाइव करेगा। उसके माता पिताजी किसी के यहाँ काम करते हैं, वो 4,000 5,000 रुपए खुद पाते हैं, तो वो अपने बच्चों को 30,000 रुपए कहाँ से देंगे, नहीं दे सकते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है कि गरीब आम छात्र परिवार अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, विश्वविद्यालयों में, बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाना चाहता है, तो आज के समय में नहीं पढ़ा सकता। लेकिन सरकार तो कहती है हम सबको सबका साथ, सबका विकास और सबको शिक्षित बनाने का जो हमारा प्रयास है वो कर रहे हैं, कि कोई भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी को हम शिक्षा से वंचित नहीं रख रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी की जीती जागती भारतीय जनता पार्टी है, जो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना जाने कितने पेपर लीक हुए, कितने मासूमों ने अपनी जान की दांव पे लगा दिया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वविद्यालयों में बच्चों को बांटने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, बच्चों को जाति विशेष से लड़ाने का काम करती है। क्या जब विश्वविद्यालय में कोई छात्र और नौजवान पढ़ता है तो जाति विशेष नहीं पढ़ता है, वो आम परिवार से आया हुआ होता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी समुदाय का हो, तो वो एक समान रहना चाहता है और एक समान सबके साथ रहता है। अगर वो लंच करता है अपने साथ बैठ के तो नहीं देखता है ये मुसलमान का लड़का है, ये ब्राह्मण का लड़का है, ये जाति धोबी का है, ये नाई का है, वो नहीं, एक टिफिन में वो खाना खाने का काम करता है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको अलग बांटने का काम करती है। अब वो विश्वविद्यालयों में भी वो स्थिति है कि सरकार ने ऐसी भ्रामकता फैला दी है पूरे देश और समाज में, वो दूर दूर बैठने का काम करती है। अभी जैसे कि विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है उनके द्वारा एक लागू किया गया था, स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, इसको भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और बड़े छात्र जो है वो उन्होंने कहा कि समानता के विरोध है, यहाँ पर विश्वविद्यालय हम आते अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, ना कि इसके लिए, इसको विरोध हुआ। आप इसे कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ये ना संविधान को मानती है और ना शिक्षा के उच्च स्तरों की जो प्राथमिकताएं हैं उनको नहीं मानती। ये मानती है बस अपने काम को, ये कहती है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही। आज के समय में अगर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो भी ड्रेस कोड पहनता है, विश्वविद्यालय में क्यों ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? पहले के समय तो नहीं लागू थे, लेकिन आप लागू करके क्या साबित करना चाहते हैं? तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षा बेहतर होगी, इससे समानता होगी? समानता उससे नहीं होगी, समानता उससे होगी जब 1100 रुपए फीस देने वाला नौजवान भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़कर इस देश के लिए कुछ करने का काम करेगा, तो वो समानता होगी। समानता ये नहीं होगी कि आप ड्रेस कोड लागू करके आप सबको एक समान पहना के और सबको भेजने का काम करें। तो कह रहे हैं ऐसे में तो अमीर घर का बच्चा और गरीब घर का बच्चा ताकि समान दिखे इसलिए इस बनाया गया नियम। अगर गरीब घर का बच्चा एक फटा पैंट और शर्ट भी पहन के अगर वो विश्वविद्यालय में पढ़ के आईएएस बन जाएगा तो भी उसी का समान रहेगा, और एक अमीर घर का बच्चा भी अगर आईएएस बन जाएगा तो उसी समान रहेगा। ड्रेस कोड पहनने से समान नहीं होता है। शिक्षा सबसे बड़ी मान्यता है। आज के समय में संविधान में अगर सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी को दी गई है तो शिक्षा को दी गई। तो छात्रों की अगर हम बात करें तो आज के समय में छात्रों की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे वो जूझ रहे हैं? छात्रों की सबसे बड़ी समस्या इस सरकार में, ये जो सरकार है, पहले के समय में छात्र चुनाव होते थे तो छात्र नेता क्या करते थे, अपने छात्रों की लड़ाई को लड़ते थे विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय प्रशासन। लेकिन उस छात्र संघ की भी चुनाव को बंद कराने का किसने काम किया? तो इसकी सरकार ने किया। ये सरकार कदापि नहीं चाहती कि छात्र नौजवान हमारा विरोध करे, जो हम कहे बस उतना करे। जानते हैं कि ये विरोध करेगा तो हम घुटने पे आ जाएंगे, इसलिए इन्होंने छात्र संघ को बंद कर दिया। छात्र संघ के बंद होने के बाद पेपर लीक हुए, विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी अपने हिसाब से काम करना जानते हैं, फीस वृद्धि कर दी, हॉस्टल में जितनी फीस रहनी चाहिए उसकी दोगुनी फीस हो गई। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। समान शिक्षा अधिकार की बात सब लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से संविधान को चलाना चाहती है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जो छात्रों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। वंचित किया ही जा रहा है। छात्रों पे फर्जी FIR भी किए जाते हैं,
विश्वविद्यालय में अगर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ छात्र अगर अपनी बातों को कहता है कि ये गलत चीज है तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। अगर एक गरीब परिवार के लड़के के ऊपर फर्जी मुकदमे हो जाएंगे तो टूट जाता है उसका परिवार। सब लोग एक समान नहीं हो पाते, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो मैं कहूँ उसी तरह वो छात्र और विश्वविद्यालय और इस संविधान चलेगा। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने कहा कि छात्रों को हितों को हनन किया जा रहा है, छात्रों को वंचित किया जा रहा है, विश्वविद्यालय में तानाशाही रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है, तमाम छात्रों का ऐसा आरोप है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति को आप लेकर बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि छात्रवृत्ति जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि वैसी व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय में नहीं की जा रही है। वहां पर 3 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है, वो लगातार 28 दिन से बैठे हुए, हालांकि उनकी कई की तबीयत भी बिगड़ी और वहां पर जो वीसी हैं और तमाम लोग हैं उनका किसी का कलेजा नहीं पसीज रहा। कलेजा इसलिए नहीं पसीज रहा है कि वो तो खुद ही आए हैं किसी जुगाड़। वो जो छात्र बैठा वो गरीब का छात्र है, वो गरीब परिवार से आया हुआ छात्र है, वो अपने हक की लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही कुलपति ने उनको निष्कासन कर दिया, उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। वो लगातार आमरण अनशन पे और धरने दे रहे हैं, हम लोग भी गए थे, लेकिन उनके कान के जू तक नहीं रेंग रहे, क्योंकि वो नहीं उस दर्द को जानते हैं। उस दर्द को वो कदापि जाकर जानते होते तो आज छात्र हमारा अच्छे से, उस छात्र की तबीयत खराब हो गई 2 दिन पहले, 2 दिन हॉस्पिटलों में था, तबीयत बहुत खराब थी। हाँ। और प्रेम एक ऐसा छात्र नेता है, मैं खुद व्यक्तिगत जानता हूँ, वो बढ़ चढ़ के आंदोलनों में भाग लेता है कि सरकार के खिलाफ जितने भी विरोध प्रदर्शन होते हैं उसमें पहली प्राथमिकता उसकी है। बिल्कुल। अच्छा, आपके अगर विश्वविद्यालय की बात करें, क्योंकि आप तो बनारस और उसके बीएचयू के हैं, तो वहां पर क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है? क्योंकि आप भी तमाम समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते होंगे, बीसी का घेराव करने पहुंचते होंगे, क्या समस्याएं वहां पर हैं अभी इस समय? बनारस की समस्या, बनारस के तो प्रधानमंत्री, वहाँ तो सांसद है वो तो, लेकिन उस प्रधानमंत्री और सांसद में उनको फर्क भी बहुत नजर आता है। वो अपने हिसाब से डेमोलाइज करना चाहते हैं। अगर वहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं तो 3 विश्वविद्यालय के अलग अलग हिसाबों से काम होते हैं, मगर काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय है तो कुलपति आरएसएस का होना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है तो कुलपति वहाँ का गुजरात से आएगा, और संस्कृत विश्वविद्यालय है तो वहाँ का कुलपति अहमदाबाद से आता है। ऐसा क्यों वहाँ पे किया जा रहा है? इसलिए किया जाता है कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर इस भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया, उसमें जितने भी पुजारी और जितने भी उस ट्रस्ट के नामी लोग हैं वो गुजरात के। काशी वाले सब कहाँ गए? काशी के लोग, बनारस वाले कहाँ गए? बनारस वाले लोग तो झेल रहे हैं ना इस भारतीय जनता पार्टी को। उनकी दाल मंडियां इतनी अच्छी थी, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी बाजार थी, उसको भी बुलडोजर चलाने का काम किसने किया? तो सरकार ने किया। छात्रों पे लाठीचार्ज किया, छात्रों ने नीट का विरोध किया, छात्र लगातार फीस वृद्धि को लेकर विरोध करते हैं। कुलपति, जिस कुलपति का कार्यकाल खत्म हो गया उस कुलपति का कार्यकाल ये लोग 2-2 साल बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था हमारी है, ये जो महामहिम राज्यपाल जी ये हमारी है, ये हमारे हिसाब से काम करती है। तो क्या कुलपति पर भी गवर्नर का महामहिम जो कुलाधिपति हैं उनका भी दबाव रहता है कि छात्रों को मतलब जैसे हनन हो रहा है? ये जो सरकार में जितने भी कुलपति, अधिकतर विश्वविद्यालय में कुलपतियों की 2-2 साल बढ़ाया गया, जो कि उनका रिटायरमेंट का समय आ गया। इसलिए बढ़ाया गया कि इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऐसे कोई भी शिक्षित उनके नजर में नहीं आता आरएसएस के खिलाफ, कि आरएसएस के अलावा अभी पढ़े लिखे लोग, उसी के लोग आते हैं। संवैधानिक व्यवस्था पे, शिक्षा पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे हर जगह उनका कब्जा है। वो अपने हिसाब से अपने लोगों को एडजस्ट करते हैं, और छात्र विरोध करे या कुछ भी करे उनसे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो उस जगह से वो नहीं आते, वो गरीबी को नहीं देखते। आदमी जब डाउन टू अर्थ होकर आता है तो उस चीज को समझता है। एक गिलास पानी भी अगर हमको खरीद के पीना है तो उसकी कीमत क्या है। तो बिल्कुल, तो जैसे विश्वविद्यालयों में जो सख्ती, प्रशासनिक सख्ती जो बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में आम छात्रों को क्यों समस्या हो रही है? विश्वविद्यालय एक परिवार होता है, अब विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी संस्था होती है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ता है, छात्र जो पढ़ता है, वो बहुत ही नॉर्मल परिवार से आता है, तो वो नहीं चाहता कि हमको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है, ये छात्रों को लगातार
फीस वृद्धि करती है, पेपर लीक करा देती है। तो ऐसे तमाम जो समस्याएं हैं उसको लेकर जब छात्र अपने समस्याओं से जूझता है तो वो नहीं चाहता कि हम और आगे पढ़े, वो उतने पे टूटने लगता है। जब 3 साल के कोर्स को करेगा तो 3 साल में जब उसको 10 समस्याओं झेलना पड़ेगा तो वो नहीं चाहता। उसके तो क्या ये गरीब परिवार के लोग चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी पे आप बार बार ऐसे कह रहे हैं कि भारत सरकार कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ऐसा छात्रों को का हनन नहीं होता था? क्या उन छात्रों को इतनी सुविधाएं मिलती? समाजवादी पार्टी जब सरकार तो हर विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो या विद्यालय भी अलग जो कॉलेजेज होते हैं, आप किसी भी छात्र और उस समय के छात्र ने किसी से पूछिएगा वो नहीं कहेगा उसी समाजवादी पार्टी में कन्या विद्याधन 21,000 रुपए देने का, मेधावी छात्रों को साइकिल लैपटॉप देने का काम, उनको जोड़ना चाहते थे, डिजिटल बनाना चाहते थे, आगे ले जाना चाहते थे। सरकार भी तो दे रही है, लैपटॉप दे रही है, बच्चों को टैब दे रही, मोबाइल दे रही, कह रहे हैं। जो पा रहा है उससे पूछिए ना, जो पा रहा है उससे पूछिए उसकी हालत क्या है। वो जानता है, मैं भी टैब पाया हूँ, इसी सरकार में पाया हूँ, लेकिन उस टैब की कीमत भी पता है और उस टैब का उपयोग भी हमको पता है क्या है। वो 3 महीने ज्यादा नहीं चल रहा और समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया हुआ आज भी चल रहा है, लोग उससे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने पढ़ के IAS PCS हो गए। तो अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो छात्रों के हितों को लेकर क्या कैसे रणनीति तैयार करेगी? कुछ डिस्कस होता है आप लोगों में कभी? समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, सबसे पहले हम लोग छात्र संघ आंदोलन को बहाल कराएंगे। जो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं उन छात्रों को बैठ के सामूहिक संवाद करेंगे और आगे कैसे सुचारू रूप से इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। फीस वृद्धि विश्वविद्यालय में कितनी कम से कम हो सके, गरीब से गरीब हमारा परिवार का नौजवान पढ़ सके, इस सब चीजों को लेकर हम अच्छी व्यवस्था करने का काम करेंगे। जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल उठते हैं, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सब सही हो जाएगा? पूरे प्रदेश का नौजवान, अब प्रदेश नहीं पूरे देश का नौजवान चाहता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी नौकरी भी फिक्स है, हमारा रोजगार भी फिक्स है और हमारी अच्छी शिक्षा जो कम से कम समय में और कम रुपए में हो सकेगी, उसकी पूरी व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार में होगी। और नौजवान इंतजार कर रहा है 27 के, 27 आने के बाद वो जानता है इंटर पास करने के बाद अगर मैं दौड़ भी लगा दूंगा 200 मीटर तो मेरी सिपाही की नौकरी फिक्स हो जाएगी। तो सरकार तो कहती है बार बार जो पढ़ेगा, जो पढ़ रहा है उसे नौकरियां मिल रही है, 2 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये जो 2 लाख और 2 करोड़ बात करते थे, प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इनके 2 और 2 करोड़, 2 लाख और 2 करोड़ बात करती है। लेकिन आप रोज चलते किसी नौजवान से पूछिए उसका दर, तो कितनी नौकरियां पाता है? 10 दौड़ लगाता है तो 1 नौकरी मिलती है, उसको भी मेडिकल में छांट दिया जाता है। वहाँ फिक्सेस लोग हैं, वहाँ सब फिक्स हो चुका है कि किसके लोग कितने समय में और कितने टाइम में किसको एडजस्ट करना है, वो लोग जानते हैं। ठीक है, पहले से मतलब अगर कोई परीक्षा होती है तो पहले से कैंडिडेट सेट रहता है कि आप ही को होना है? यूपी की परीक्षा महाराष्ट्र में हो रही है और उसका पेपर यहीं लीक हो जाता है, और जब पेपर वहाँ हो जाता है तब बताते हैं लोग कि ये पेपर तो लीक हो गया है। अभी नीट जैसी परीक्षा को दोबारा करवाने के बाद चलो वो हुआ और दूसरी परीक्षा, अगर ये महाराष्ट्र नहीं उत्तर प्रदेश और देश के बाहर भी करा लें तो इनकी परीक्षाएं लीक हो जाएंगी, क्योंकि इनकी सरकार में बैठे लोग, प्रशासनिक लोग भी पूरे तरीके से भ्रष्ट, वो हर चीज को बेचना जानते हैं। जब ये राम मंदिर को नहीं छोड़े तो हमको आपको क्या छोड़े? जिस रामलला का नाम लेकर इन्होंने आए, जिस रामलला को पूरे देश और दुनिया में बेचने का काम किया, उसी रामलला के मंदिर में इन्होंने 5 साल से लगातार चोरी करने का काम किया। सीएम तो कह रहे हैं कि SIT गठित कर दी, दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा, आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 3 मुख्य लोग थे, उनको छोड़ के जो वहाँ के चपरासी हैं, जो वहाँ के आम वर्कर हैं, उनके ऊपर FIR, उनके ऊपर SIT गठन करके आप क्या करेंगे? चंपत राय पे क्यों नहीं कर रहे? मिश्रा पे क्यों नहीं, टिन्नू यादव पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो आपसे मिले लोग हैं, वही मंदिर का पैसा आपको देते हैं तो आप चुनाव लड़ते हैं। लेकिन वो भगवान भी जानते हैं कि मेरा अपमान ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, अब इसकी विदाई भी इसी 27 में करने का। राम को हम लाए, अयोध्या में मंदिर हमने बनवाया है, ये तो 5 साल से प्रचार कर रहे थे जब मंदिर बना था। तो भगवान राम ने भी तो आशीर्वाद दे दिया 2024 के चुनाव में, कहा कि आप हमको लाए हो लेकिन मैं तुमको नहीं लाऊंगा, मैं समाजवादी पार्टी के सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को लाने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग हमारे मंदिर में चोरी कर रहे हो। और उस चोरी की पोल खुली नहीं
भगवान ने खुद आके सपने में आकर अखिलेश यादव जी से कह दिया कि मेरी मंदिर की चोरी हो रही है, इसकी आवाज तो तुमको। अखिलेश यादव के मन में कैसे आ गए सपने में भगवान जी? अखिलेश जी के समाजवादी लोग जो हो सच्चे होते हैं और दिल के बहुत ही साफ होते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे नहीं, छल कपट वाले लोग नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कहने की राजनीति कर रहे हैं ये लोग? राजनीति नहीं कर रहे, उनको पता नहीं कि हमारी पोल खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जान चुके हैं कि मैसेज पहुंचा कैसे। लेकिन भगवान श्री राम ने स्वयं आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा कि हमारे मंदिर में चोरी हो रही है, इसकी बात को आप उठाना। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा था कि अखिलेश यादव जी जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने 1 रुपए का चढ़ावा दिया, कभी मंदिर में दर्शन करने गए हैं, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि सवाल भी पूछे। उन्होंने तो ऐसा कह दिया। तो रवि किशन जी तो योगी आदित्यनाथ जी के शिष्य हैं और गोरखपुर से सांसद हो जानते हैं। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि आप अपना मंदिर बनाओ तब दर्शन करना, और जानते हैं भगवान श्री राम जी ने कहा कि ये हमारे मंदिर का चोरी कर रहे हैं। अब ये इसकी आवाज को उठा के जब इसकी सच्चाई पूरे सामने आ जाएगी तो उस मंदिर बनने के बाद सबसे पहला दर्शन अगर कोई करेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी के लोग दर्शन करके प्रभु श्री राम को आगे ले जाने का काम। अच्छा, आप जैसे आपका बैकग्राउंड जो है वो राजनीति से नहीं रहा है, आपके ना ही कोई रहा, आप राजनीति में है, तो आप किससे अपना प्रेरणा स्रोत मान के राजनीति में कदम रख दिए? हम लोग कौन मार्गदर्शक आपको लगता है मुझे ऐसा ही बनना है? किससे मैं भी आ गए? आम गरीब छात्र परिवार से आने वाला हूँ। मेरा गाजीपुर गांव पड़ता है और बनारस मंडल में पड़ता है। तो मैं भी जब आया विश्वविद्यालय में पढ़ने, एडमिशन हुआ हमारा, तो हमें लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार को देखा और छात्रों के जब व्यवस्थाओं को देख रहा था, जब छात्र रोडों पे आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, फर्जी मुकदमे लगे, कई दिन लोगों ने जेल काटे, तो हमको भी लगा नहीं कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपना आइडियल आदरणीय अखिलेश यादव जी को और विचारधारा अगर किसी से मिली तो जनेश्वर मिश्रा जी, कि इस देश के सबसे बड़े सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम अगर तो जनेश्वर मिश्रा जी ने, आदरणीय नेताजी ने और ब्रजेश्वर तिवारी जी ने, ऐसे महान पुरुषों से प्रेरणा लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को आइडियल मारकर मैं राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद लगातार लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में कहीं भी आम छात्रों पे, नौजवानों पे, गरीब महिलाओं, किसी पे भी अत्याचार हो रहा तो हम लोग चढ़ बढ़ के आंदोलन करने का काम और सरकार उठेरने का काम, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा गरीब अपनी आवाजों को नहीं सरकार से लड़ पाएगा, लेकिन हम उसकी आवाज को लड़कर उसको हक दिलाने का काम। अच्छा, तो एक बात बताइए कि जैसे 27 में चुनाव होने वाले हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से सक्रिय हो गए हैं, फिर लुभावने वाले वादे किए जाने लगे हैं और पीडीए का नारा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लेकर के चल रही है, रैलियों में जनसैलाब उतरता है। सवाल वही आता है कि जनसैलाब उतरने वाला वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाता है और किस तरीके से तैयारी जो है वो इस बार समाजवादी पार्टी और छात्र नेता कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का एक छात्र, एक कार्यकर्ता, एक नेता पीडीए के फार्मूलों से और अपने नेता के बताए हुए रास्ते पर चलकर 2027 की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ और इसी उत्साह और जनसैलाब के साथ वोट में तब्दील भी कराएगा और 2027 में सरकार भी बनाने का काम करेगा, तभी उनका भविष्य सुनहरा होगा। मतलब जो 2024 में जिस तरीके से नतीजे आए थे, 43 सीटों की बढ़त आप लोगों ने बनवाई थी, इस बार क्या लग रहा है, इस बार कितनी सीटों तक पहुंच पाएंगे? इस बार तो हम लोग 300 पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश से इस बार समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस का सफाया तो हो ही गया है। भारतीय जनता पार्टी का खुद ही सफाया भगवान प्रभु श्री राम कर रहे हैं। अभी तो एक पोल खुली है, अभी देखिए कितनी खुलती है और कितने लोगों की खुलती है। प्रभु श्री राम ने तो खुद आशीर्वाद स्वयं दे दिया इन लोगों को कि आप 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं, अब तुम लोग जाओ बाहर, तुम लोग बहुत चोरी किए, 5 साल तक मेरे मंदिर का तुम लोगों ने पैसा चुरा कर अब चुनाव लड़ा है, इसलिए अब उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी अक्सर परिवारवाद का जो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवारवाद लेकर के अपने ही परिवार के लोगों को नेता बनाती है,
सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, क्या है ये बाहर के लोगों को क्यों मौका नहीं देती? लेकिन ये क्यों नहीं बाहर के लोगों को मौका मिला? माता प्रसाद पांडे जी क्या परिवार के? कौन पांडे जी परिवार के? एक मल्लाह समाज का बेटा जो प्रदेश का अध्यक्ष हो क्या परिवार का है? जिसे तमाम पदों पे रहे तो ये क्या परिवार के हैं? राजनाथ सिंह का लड़का नीरज सिंह, पंकज सिंह क्या परिवार के नहीं है? क्या आपके ये अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष है, ये परिवार का नहीं है? ये बाहर के लोग हैं। जो जमीन से सींच कर ऊपर तक जाता है वो परिवारवाद उसको नहीं कराता। उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले नेताजी अपने परिवार को स्थापित नहीं करते। जो साइकिल से व्यक्ति चलकर इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर रहे किया है वो परिवारवाद नहीं है। उस हर चीज को लड़ाई को लड़कर यहाँ तक पहुंचने वाला परिवारवाद नहीं होता, उस सामाजिक न्याय का योद्धा कहलाता है। अगर भाजपा पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगता है और अगर जनता पूछे कि सपा ने अपने शासनकाल में युवाओं के लिए ऐसा कौन सा स्थायी बदलाव किया है जो आज दिखाई नहीं देता है, क्या कहेंगे? इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ये को तो छात्रों और किसी से मतलब नहीं। ये बस किस तरीके से हमारी सरकार, हमारे सरकार में बैठे लोग, हमारे मंत्री, हमारे विधायक और उनके लड़के कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाएं, बस उनसे उससे मतलब है। उनसे किसी चीज से नहीं मतलब है। आप अगर एक छात्र, एक नौजवान को अगर देखे होंगे तो आप बताइए, अगर किसी एमपी एमएलए का लड़का लाठी खाया होगा तो बताइए, लाठी खाने वाला गरीब का लड़का होता है। ये जो पुलिस वाले लाठी चलाते हैं इनके भी लड़के लोग लाठी खाते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं से दबे हुए लोग हैं। ये जानते हैं कि अगर हमको लाठी नहीं चलाएंगे तो हमारी नौकरियां भी चली जाएंगी। इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो ब्राह्मण समुदाय के तमाम लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज है, लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण ही नहीं, हर समुदाय नाराज है। और ये भारतीय जनता पार्टी ये बस एक जाति विशेष की पार्टी बन के रह गई। इस बार ब्राह्मण भी पूरी मजबूती के साथ पीडीए का नारा लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में सरकार बनाने में मदद करेगा। अब पूरे जोश उल्लास के साथ अब शंखनाद करने जा रहा है और 5 अगस्त को जब जनेश्वर मिश्रा जी की हम लोग जयंती बनाएंगे उसी दिन शंखनाद पूरे प्रदेश में गूंजेगा और 2027 का चेहरा आदरणीय अखिलेश यादव जी की सर पे बांधेंगे। कहा गया कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ, बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से लगातार सियासत गर्मा गई और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा हजार के ऊपर जो है ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया। आप मानते हैं इसे? मानते नहीं, हम तो लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। इस सरकार में लगातार ब्राह्मण हो, यादव हो, मुसलमान हो, सबसे पहले यादव, फिर ब्राह्मण, फिर मुसलमान, फर्जी इनकाउंटर। और मैं आपको एक नहीं ऐसे 100 इनकाउंटर गिना सकता हूं जो हुए हैं। अब कई निर्दोष लोग इसमें फंसाए गए, कई निर्दोष लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का सरकार ने काम किया। कई उस माँ बहन बेटियों को इस सरकार ने विधवा करने का काम किया। लेकिन इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और इस सरकार में बैठे जो मुख्यमंत्री जाति विशेष के लोगों का काम करते हैं, इनके कान में जू तक नहीं रहेंगे। ये हमारे लोग हैं, ये भी हमको वोट देते हैं। किसी एक समाज और एक परिवार का लोग वोट दे के आपको नहीं जिताते, तो आपको हर समुदाय के लोग वोट दे के जिताते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से वो जाति धर्म का चोला पहनाती है। कभी भगवान श्री राम पे, कभी कृष्ण सुदामा पे, तो कभी किसी पे, तो कभी किसी पे। बस इनका एक काम है, ये कहते हैं इतने मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन बताया सबसे ज्यादा कि मैंने किया। अगर आपकी पार्टी की ही बात करें तो आपकी पार्टी में टिकट की योग्यता के आधार पर जो मिलता है, टिकट मिलता है, जाति समीकरण और राजनीतिक प्रभाव ज्यादा मायने रखता है कि क्या रखता है? क्या देख के टिकट दिया जाता है? जातिगत समीकरण देखकर। अब प्रभावशाली नेता कौन है? जो जनता के बीच में रहता हो, जो जनता की लड़ाई को लड़ता हो हर वक्त हर समय, उसी को टिकट दिया जाता है। और वो 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा हम लोग 5 थे, आज हम लोग 37 सांसद हैं
और 2027 में हम लोग 300 विधायक होकर इस सरकार को बनाने का। समाजवादी पार्टी अगर 27 में आती है तो क्या जनता कैसे उस पर और ज्यादा विश्वास करे जिस तरीके से 24 में नतीजे आए? क्या आप उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप मुझे 27 में लाएंगे? विश्वास हम नहीं दिलाएंगे, विश्वास जनता हम लोगों को दिला रही है कि अब हम लोग आपको लाने जा रहे हैं। 2024 में हम देखा आपने 37 और 2027 में हम लोग 300 लाएंगे। तो जनता भी जानती है कि हमारी हक की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव लड़। तो मतलब अगर 27 में सरकार अगर आती है तो छात्रों को हितों के लेकर के कौन कौन से मुद्दे आप लोग को लगता है कि हम जाएंगे अपने मुखिया के पास, वहां पर रखेंगे और बदलाव के परिवर्तन को लाएंगे? मैंने आपसे कहा और मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर कोई भी काम होगा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला शपथ ग्रहण के बाद छात्र संघ आंदोलन के जितने रिसाले बने छात्र संघ आंदोलन हम लोग बहाल कराने का काम करेंगे। उसके बाद छात्रों की जितनी समस्याएं हैं उसको अपने नेता से मिलकर सुचारू रूप से उसको ठीक करने का काम करेंगे और फीस वृद्धि में जितने कम हो सके उतना कम कराने का काम करेंगे और उनकी व्यवस्थाएं और उनका पढ़ाई कितनी अच्छे ढंग से और कितने कम पैसे में हो सके उससे हम लोग अपने नेता से बात करके उसको करने का काम। कई विश्वविद्यालयों में छात्र चुनाव करवाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालय जहाँ पर नहीं करवाए जा रहे। सरकार क्यों, आखिर क्या मंशा सरकार की करना करवा पाने? सरकार की मंशा ये है कि वो उसी विश्वविद्यालय में चुनाव करा रही है जिस विश्वविद्यालय में उनके जाति विशेष लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में करा रहे हैं और उसी दिल्ली विश्वविद्यालय का देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जेएनयू विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के 4 पदाधिकारी, चारों पदाधिकारियों को उस विश्वविद्यालय के जो कुलपति उन्होंने बाहर कर दिए। चारों विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को क्यों? तानाशाही रवैया? तानाशाही रवैया, क्योंकि वो विश्वविद्यालय के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी तो कुलपति थे। लगातार फीस वृद्धि हो रही है, नीट पेपर लीक हुआ, जैसे तमाम पेपर जैसे लीक होते हैं। तो विश्वविद्यालय में जो पढ़ता है छात्र, जो नेतृत्व करता है इतने बच्चों का, तो हमेशा वो चाहता है कि वो जो गरीब परिवार का लड़का जेएनयू में पढ़ने गया है तो बहुत बड़ा सपना लेके जाता है। तो चाहता है कि मैं भी यहाँ से वैज्ञानिक बनूंगा, आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा। कोई सामाजिक व्यवस्था जाता है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था में जाता है, लेकिन उस विश्वविद्यालय की जो कुलपति है वो आरएसएस के कोर कैडर की और उनके जो पति हैं वो भी आरएसएस के कोर कैडर के हैं। इसलिए उस विश्वविद्यालय के कुलपति पे ना किसी का दबाव काम कर रहा है और ना बच्चों की बातों को सुना जा रहा है। वो भी लोग लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा। उन्हें अरेस्ट किया गया, लाठी चल रही है, लेकिन वो लोग लड़ाई को अपने जारी रखते हैं क्योंकि जानते हैं कि व्यवस्था चेंज होने वाली है। तो व्यवस्था जब नहीं आएगी तो हम लोग नए तरीके से इस काम को, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हर एक विश्वविद्यालय में समस्याओं को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं इस वक्त। लगातार कहीं भी देख लीजिए आप, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार 1000 दिन आंदोलन किए, लेकिन इस विश्वविद्यालय के और इस प्रशासनिक लोगों ने उनको कोई समस्या नहीं, उनको उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। 1000 दिन आंदोलन करने वाला छात्र, उसके दर्द को समझिए आप, तो कैसा छात्र रहा होगा जो 1000 दिन उस धरने पे बैठा। लगातार बीएचयू में, काशी विद्यापीठ में, लखनऊ में आप देख रहे हैं, दिल्ली में चले, हर जगह छात्र आंदोलन पर बैठे हैं। कोई छात्र फांसी लगा लेता है पढ़ाई की वजह से, कोई छात्र आंदोलन कर रहा है, किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, किसी के ऊपर गैंगस्टर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई छात्रों से लेना देना नहीं, उसको इससे मतलब है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारे लोग एडजस्ट हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो और किसी भी ऐसी व्यवस्था में उनके सजाती लोग हैं और वही लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कॉकरोच जनता पार्टी लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। जिस तरीके से नीट की परीक्षा लीक हुई, आप उसको समर्थन करते हैं? समर्थन, अगर छात्रों के हक की लड़ाई अगर कोई भी लड़ रहा है उसका पूरा समर्थन हम लोग करते हैं। और वो छात्र, आपने पीछे देखा होगा इसी लखनऊ में कोचिंग सेंटरों में आग लग गई, छात्रों को बचाने के लिए एबी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 10 मिनट के बाद पहले नहीं गई और कितने छात्र मारे गए, मासूम 15 छात्रों की मृत्यु हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को व्यवस्था से क्या मतलब है? आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं यहाँ पर?
हम छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने वाले हर संगठन का समर्थन। लखनऊ के अलीगंज में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ, 15 मासूम लोगों की जान चली गई, उसके बाद लगातार कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, आपको लगता है ये पर्याप्त है या फिर दिखावा है? इसके पहले क्या कर रहे थे? आप भी तो प्रशासनिक आपके लोग हैं, आप तो फायर पहले चेक करा सकते थे। 5 साल नहीं, आप दूसरी बार सरकार में, रिटर्न सरकार, आप डबल इंजन की सरकार है, इससे पहले आप कोचिंग सेंटरों को चेक नहीं कर पाए। आप जब अग्निकांड हो गया, 15 मासूम बच्चों की जान चली गई, तब आप कोचिंग सेंटरों की सीलिंग कर रहे हैं। और सीलिंग लिखा पढ़ी में नहीं कर रहे हैं, सीलिंग ये डायरेक्ट जाते हैं तुरंत बंद कर देते हैं। और तुरंत बंद करने का नतीजा है कि उस जिस छात्रों के पेपर होंगे, जो छात्र आने वाले समय में पेपर देने के स्थिति में होगा, वो छात्र क्या करेगा? जो छात्र कोचिंग सेंटरों में पढ़ रहा है, अगर अचानक आप बंद कर देंगे तो क्या करेगा? उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी कि नहीं? उनसे उस चीज परवाह नहीं है ना, उस चीज से उनसे कोई मतलब नहीं। मतलब एक हादसे का इंतजार किया जाता है और उसके बाद बस दिखावटी किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि हम बच्चों की सुविधा के लिए और बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। अब सरकार जाने वाली है, अब क्या व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं? अब तो व्यवस्थाएं जिसको ठीक करना है वो ठीक करेगा। तो 27 में क्या बयार परिवर्तन की चलने वाली है? बयार परिवर्तन की कल से चल रही है। कल आदरणीय अखिलेश यादव जी की जन्मदिन आपने देखा होगा, आपके कई मीडिया चैनल सहयोगियों ने जिस तरीके से कवर किया होगा, जन सैलाब लाखों की संख्या में लोगों ने आशीर्वाद देने आए थे। और वो बता रहे हैं, मौसम भी बता रहा है और लोग भी बता रहे हैं और जनता भी बता रही है कि बयार चल चुकी है। अब बयार पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक जाने वाली है। और लखनऊ की सीट पर 2027 में जब हम और आप आज मिलेंगे इसी दिन, तब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव। क्या अपने साथियों युवाओं के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से, कैसे लड़ाई लड़े अपने हक की? हम सभी छात्र नौजवानों से ही कहना चाहते हैं कि अपने हक की लड़ाई आप निरंतर जारी रखिए और जहां भी सहयोग और समर्थन चाहिए वहां समाजवादी पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता और छात्र जितने भी सब आपको सहयोग देने का काम करेंगे। और आपकी हक की लड़ाई जहां आपको लगे कि भाइयों की जरूरत है, वहां हम लोग पूरी तत्परता के साथ और पूरी भारी संख्या में जाके उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और आपकी पूरी लड़ाई को लड़कर जीत कर और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता, प्रशासन तो रोक देती है। प्रशासन रोक देती है। प्रशासन जानती है कि समाजवादी पार्टी के लोग, वो प्रशासन 500 रहे लेकिन समाजवादी पार्टी का नेता 5 रहता है, तो जानता है कि समझा ले जाएगा। और डेलीगेशन वाले व्यक्ति के पास अगर पहुंच गया, जिसके यहाँ डेलीगेशन जाता है, तो वो लोग भी जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का नेता अगर इसको समझा ले गया तो ये वोट हमको नहीं मिलेगा, ये वोट हमारा भी चला जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन इसी गाजीपुर में गया, इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और इसी भारतीय जनता पार्टी के वहां के कुछ चुनिंदा नेता जो स्वजाति है, पूर्व मंत्री के ऊपर पत्थरबाजी हुई, वहां के लोगों को दौड़ाकर पीटा गया और न्याय नहीं मिला। लेकिन बाद में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब लगातार रिट्वीट किया, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों को फिर जाने दिया वहां, क्योंकि वो झुक गए, घुटने पे आ गए। और कई समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं फर्जी मुकदमे थे, जिसमें आज भी कई लोग जेल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी, जो हमारे आप इतना समय दिए। देखिए, ये जो छात्र नेता है, ये प्रदेश प्रवक्ता है, ये बात करते हैं छात्रों के हितों की, सामाजिक मुद्दों की और सरकार में हो रही तमाम खामियों की। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जब भी प्रदेश में कोई भी समस्या होती है तो उसका डेलीगेशन वहां पर पहुंचने का प्रयास भी करता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा वहां पर पहले ही या तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है या फिर रास्ते में ही उन्हें रोक दिया जाता है। छात्र नेताओं से हमारा बात करने का मकसद इतना रहता है कि जो विश्वविद्यालयों में खामियां चल रही हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम जो छात्र निष्कासित है वो बैठे, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लगातार पहुंचता है, उनका समर्थन देता है और हर हद तक उन्हें प्रयास करने का जो है वो भी करता है। लेकिन ऐसे में तमाम जो समस्याएं हैं वो लगातार बरकरार ही बनी हुई है। अब 27 में चुनाव होने वाले हैं और पार्टियां जो है वो सक्रिय हो गई हैं, अपनी अपनी तरीके से फिर लुभावने वादे जो हैं वो फिर किए जाने लगे हैं। तो हमारे इस खास पॉडकास्ट में आज मौजूद रहे हैं आशुतोष तिवारी जी, जिससे हमने तमाम सारी चर्चाएं की हैं। धन्यवाद।